राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले को सम्मान क्यों नहीं देता ओबीसी समाज? क्यों उनकी जयंती को महानायक की जयंती के तौर पर राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले के सम्मान में नहीं मनाता ओबीसी समाज? ये सवाल इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि आज 11 अप्रैल है और आज राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले की जयंती है। आज ही के दिन 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र के पुणे शहर में उनका जन्म हुआ था। ओबीसी जाति माली में उन्होंने जन्म लिया था। माली जाति जो फूलों का काम करती है, फुलवारी का काम करती है और फूल बेचने का काम ही राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले का परिवार किया करता था। इसी वजह से उनके नाम के साथ फूले जुड़ गया। वो फूले के नाम से मशहूर हुए और माली जाति से ताल्लुक़ रखते थे। लेकिन क्या आज माली समाज, सैनी समाज या फिर जो बागानी करने वाला समाज है या उससे जुड़ी हुई जातियां हैं उस पेशे से, क्या वो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले को उसी तरह याद करती हैं जैसे दलित समाज के लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती को सेलिब्रेट करते हैं? ये सवाल इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि वर्तमान दौर में अगर हम देखें तो ओबीसी में जन जागरण का ज़बरदस्त आंदोलन चल रहा है। जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं, कई तरह की घटनाएं हो रही हैं जो ओबीसी को हिंदुत्व के फोल्ड से बाहर निकालकर सामाजिक न्याय की लड़ाई में साझीदार बनाने की कोशिश हो रही है। तब ये कहा जाता है कि ओबीसी समाज अपने नायकों को पूजता नहीं, अपने नायकों को सम्मान नहीं देता क्योंकि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने खुद राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले को अपने 3 गुरुओं में से एक गुरु माना था। उन्होंने, आज आप सब जानते हैं, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर महार जाति से थे, लेकिन इन सब के बावजूद जो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने काम किया था उसको याद करते हुए उन्होंने राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले को राष्ट्र निर्माता कहकर, उन्हें महात्मा कहकर अपना 3 गुरुओं में से एक गुरु माना और उनके सम्मान में अपनी किताब भी उन्होंने डेडिकेट की है। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले के सम्मान में हम देखते हैं कि दलित समाज के लोग जो खासकर शेड्यूल कास्ट हैं वो तमाम तरीके की जयंती कार्यक्रम मनाते हैं, बड़े बड़े आयोजन करते हैं और बाबा साहब जो डॉक्टर अम्बेडकर हैं उनकी जयंती पे तो आप देखते हैं एक बड़ा मेला होता है। तमाम तरीके के आयोजन देश और विदेश में किए जाते हैं। बहुत बड़े महानायक के जयंती का जश्न मनाया जाता है। लेकिन उस तरह का जश्न जब हम कंपेयर करते हैं, जब हम तुलना करते हैं तो ओबीसी समाज में हमें वैसा जश्न अपने नायक नायिकाओं के प्रति नहीं नजर आता। इसलिए ये समझना ज़रूरी है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हम अपने नायक और नायिकाओं को भूलते जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि जिस जाति से हमारे महापुरुष और महामहिलाएं ताल्लुक़ रखते हैं वो उन्हीं के नेता हैं, लेकिन अगर चूंकि आप भारत की जाति प्रधान समाज को देखते हैं तो क्या वो जातियां जिनसे ये महापुरुष और महामहिलाएं निकली हैं वो ही अपने नायकों और नायिकाओं को याद करती हैं या नहीं, ये सवाल खड़ा होता है। इसलिए मैं इस संदर्भ में ये बात पूछ रहा हूँ। आप सब जानते हैं राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने इस देश को रहने लायक बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी। तमाम उन्होंने काम किए। अपने जन्म के बाद जब उनको मौका मिला पढ़ने का तो उन्होंने पढ़ाई को अपना हथियार बना लिया। बीच में पढ़ाई छूट गई थी लेकिन उन्हें फिर कॉन्वेंट स्कूल में जाने का मौका मिला। उन्होंने अंग्रेज़ी शिक्षा हासिल की और अंग्रेज़ी शिक्षा हासिल करने के बाद उन्होंने देश दुनिया की तमाम किताबें पढ़ी और जो ज्ञान हासिल किया उससे उनको ये अनुभव हो गया कि इस देश में जन्म के आधार पर, जाति के आधार पर कोई छोटा बड़ा नहीं है। उन्होंने कामगार जातियों को लेकर, खासकर जो किसानी करने वाली जातियां थी, उनके अधिकारों के लिए तमाम तरीके के आंदोलन किए। वंचित वर्गों में अस्पृश्यता को ख़त्म करने, अंधविश्वास को ख़त्म करने के लिए तमाम तरीके के काम किए। आप सब जानते हैं राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे। उन्होंने 24 सितंबर 1873 को सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। उनकी जो पत्नी थी माता सावित्रीबाई फूले, उनके साथ मिलकर उन्होंने देश में बेहतर चीज़ें बनाने के लिए, तमाम तरीके की कुरीतियों, जातिवाद, ब्राह्मणवाद पर सीधा प्रहार करने के लिए सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। और उससे पहले वो तमाम ऐसे काम कर चुके थे जो इस देश को और बेहतर बनाने की दिशा में थे। जैसे आप जानते हैं 1848 में पुणे में उन्होंने लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला था। माता सावित्रीबाई फूले जो इस देश की पहली शिक्षिका थी, उन्होंने तमाम तरीके की चीज़ों को झेला। उनके ऊपर गोबर फेंका गया, उन्हें ताने दिए गए। इनके पिता थे ज्योतिबा फूले के, गोविंद राव, उन्होंने अपने ज्योतिबा फूले और माता सावित्रीबाई फूले को घर से निकाल दिया क्योंकि विरोध कर रहे थे समाज के लोग
लोग कि ये देखो लड़कियों को पढ़ा रहे हैं, ये तो धर्म के खिलाफ काम है, ये कैसी बातें करते हैं। इस वजह से उन्हें घर छोड़ना पड़ा और फिर भी वो अपने लोगों के कल्याण के लिए, उनकी भलाई के लिए लगातार काम करते रहे और आखिरी वक्त तक, अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हों तक वो हमारे लोगों को ये बात सिखाते रहे कि इस देश में, इस देश के बनाने में आपका योगदान है। आपके लोगों ने इस ज़मीन को उपजाऊ बनाया है, आपके लोगों ने इस देश में निर्माण किए हैं, आपके लोगों ने इस देश को अच्छा बनाया है, इसलिए ये देश आपका है। और जो परजीवी लोग हैं, जो आपकी मेहनत पर पलते हैं, वो आपको छोटा कहते हैं, आपको उसके खिलाफ खड़ा होना होगा। और तमाम तरीके के पाखंड पर हमला वो सीधा बोलते थे। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले पोस्टर चिपकाते थे, बड़े बड़े पोस्टर बनाते थे, दीवारों पर चिपकाते थे, प्रभात फेरी निकालते थे, लोगों को गीत गाकर जगाते थे, सभाएं करते थे। तमाम तरीके के जो साधन उनके पास उपलब्ध थे, वो अपने लोगों को जगाने का काम करते थे। कई किताबें वो लेकर आते हैं, किसानों पर जो उत्पीड़न था, किसानों की समस्याएं थी, उस पर किसान का कोड़ा किताब लेकर आते हैं। किसानी खेती करने वाली जो जातियां हैं, कामगार जातियां हैं, क्या वो आज राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले के काम को रिकग्नाइज करती हैं? क्या उन्हें मालूम भी है कि ज्योतिबा फुले कौन है और उन्होंने क्या किया है? ये सवाल भी खड़ा हो जाता है। उन्होंने अंधविश्वास पर सीधा प्रहार किया और अपने कई जो उनकी किताबें हैं उसमें त्रिरत्न और तमाम तरीके के जो नाटक हैं, पवाड़े हैं, उनके ज़रिए ये कहा कि आपको अंधविश्वास से बचना है, आपको इस पाखंड में नहीं फंसना, क्योंकि आपके लोगों की गुलामी का सिर्फ एक ही कारण है और ये है अंधविश्वास और पाखंड, जो आपको डरा धमका के, परेशान करके इस तरह के काम करवाता है। वो अपनी किताबों में, अपने नाटकों में, त्रिरत्न में, कई नाटकों में इस बात का जिक्र करते हैं। जब एक ब्राह्मण जो है वो भिक्षा लेने आता है और फिर परिवार को डराता है कि आपके ऊपर शनि की 7.5 है, मेरे को ये दान दे दो, ये वाली चीज़ें दे दो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस तरीके से नाटकों के ज़रिए वो अपने लोगों को बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहे थे। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने समाज में पसरे जो ब्राह्मणवाद था उसको ख़त्म करने के लिए नए तरीके भी ईजाद किए। ये नहीं कहा कि आप सिर्फ जो है ब्राह्मणवादी तरीके से शादी करना बंद कर दीजिए। उन्होंने इसके पैरेलल कुछ नए चीज़ें शुरू की, नई तरीके की व्यवस्था शुरू की और सत्यशोधक समाज ने शादी का एक नया तरीका निकाला जिसमें वर और वधू के बीच में वचन लिए जाते थे और वचन ऐसे होते थे कि मैं आपको शिक्षित करूंगा, मैं आपके साथ जेंडर इक्वालिटी करूंगा, यानी समानता के साथ पेश आऊँगा, मैं अपनी जो कमाई है उसका एक हिस्सा अपने समाज के लोगों की भलाई के लिए खर्च करूँगा, मैं अपनी ज़िंदगी में बच्चों को पढ़ाऊँगा। इस तरीके के वचन लिए जाते थे जिसमें कोई ब्राह्मण नहीं होता था, कोई पाखंड नहीं होता था और वो इस तरीके के वचनों के ज़रिए ब्राह्मणवाद को नष्ट करने का काम कर रहे थे। और ये तमाम सैकड़ों शादियाँ सत्यशोधक समाज के ज़रिए की गई थी। लेकिन क्या आज जो उनके अनुयायी हैं वो उसके पद्धति को जो ईजाद किया था, उन्होंने जो तरीके अपनाए थे, क्या उन पर अमल कर रहे हैं? ये भी सवाल खड़ा होता है कि क्या हम अपने राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले के काम को जब याद करते हैं तो क्या उनके दिखाए हुए रास्ते पर हम चल रहे हैं? ये भी सवाल खड़ा हो जाता है। आप सब जानते हैं दलित बहुजन समाज में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो रुतबा है, जो उनका सम्मान है, उसके मुकाबले में जो बाकी बहुजन नायक नायिकाएं हैं, आपको वो उनके गुरु हैं, उनके लोग हैं, उनके सम्मानित लोग हैं, उनके साथ बराबरी का आपको सलूक मिलेगा। उनके सम्मान में दलित तमाम तरीके के आयोजन करते हैं और अपने पुरखों को, भूले बिसरे लोगों को याद करते हैं। ऐसे में जो खासकर ओबीसी संगठन है, जो खासकर ओबीसी जातियां हैं, वहां अब बहुत ज़्यादा कार्यक्रम होने लगे हैं। इस बात की भी हमें तारीफ़ करनी चाहिए, लेकिन अभी भी वो वैसे कार्यक्रम नहीं कर पाए हैं। अभी भी वो उस तरह से सम्मान, जो जन जन का जो सम्मान होता है, जैसे जय भीम का नारा है, वो कैसे एक कहें कि एक रीति बन गया है, लोगों के कल्चर में आ गया है, ज़बान पर आ गया है, आत्मसम्मान के साथ जुड़ गया है। उस तरह से ज्योतिबा फुले के नाम पर जय फुले या जय ज्योति जैसा जो नारा है वो क्यों नहीं उन जातियों के बीच में प्रचलित हुआ है? जब ऐसे महाराष्ट्र में आप देखते हैं तो जय ज्योति, जय बलिराज, इस तरह के जो हैं नारे लिए जाते हैं, जय भीम बोले जाता है, लेकिन फिर भी उत्तर भारत में खासकर इस तरह की कमी देखने को मिलती है। तो हमें इस बात पर गौर करना चाहिए, हमें इस बात को याद करना चाहिए कि हमारे पुरखों ने कितनी जो है पीड़ा झेली हैं
और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जिन्हें अपना गुरु मानते हैं, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले को, उनके प्रति तो हमें कम से कम अपना सम्मान जाहिर करना चाहिए कि उन्होंने इस देश को बेहतर बनाने के लिए तमाम तरीके के काम किए। एक माली जाति में, एक माली परिवार में वो पैदा हुए और वहाँ से महात्मा बनने का सफ़र उन्होंने तय किया। इस देश के लिए ये बड़ी उपलब्धि थी। जो लोग जिनको बोलने नहीं दिया जाता था, जिनके पास कोई अधिकार नहीं थे, जिनकी कोई बात नहीं सुनता था, वो किताबें लिख रहे थे, अंग्रेज़ों के साथ बैठ के टेबल पर बात कर रहे थे, उनको बता रहे थे कि कैसे इस समाज में न्याय स्थापित हो सकता है। पढ़े लिखे लोग थे जिन्होंने इस देश की पीढ़ियों को बेहतर भविष्य देने के लिए स्कूल खोले, अनाथ आश्रम खोले, तमाम तरीके की एक्टिविटी की। तो हमें उसको याद रखना चाहिए और अपने पुरखों के दिखाए हुए रास्ते पर चलना चाहिए, क्योंकि वही रास्ता हमें समतामूलक समाज की ओर ले जाता है। तो हम उनकी जयंती पर राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले को नमन करते हैं और जो उनका काम है उससे हम हमेशा प्रेरित होते रहेंगे। इसलिए हम सबको, चाहे वो SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ हों, सबको अपने पुरखों को याद रखना चाहिए। और मंदिरों की दौड़ लगाने से बेहतर है, मठों की दौड़ लगाने से बेहतर है, बाबाओं की शरण में जाने से बेहतर है कि वो अपने पुरखों के पास आएँ। वो माता सावित्रीबाई फुले, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर और ज्योतिबा फुले जैसे, पेरियार जैसे जो नायक हैं, उनके पास आएँ, उनके विचारों को समझें, उनकी किताबों को पढ़ें और इस देश को अपने बहुजन हक अधिकार दिलाने के लिए जो संघर्ष हमारे लोग कर रहे हैं उसमें शामिल हों और अपने लोगों को बेहतर भविष्य दें। इस पूरे वीडियो पर, इस कड़ी पर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय दें। आपसे अपील है कि आप हमारा समर्थन करें। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको ऐसे ही मज़ेदार वीडियो दिखाते रहें तो आप हमें आर्थिक मदद कर सकते हैं। आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं या फिर UPI अकाउंट के ज़रिए हमें अपनी आर्थिक मदद भेज सकते हैं। आपसे अपील है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अन्य लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों, तब तक आप देखते रहिए द न्यूज़ वीक।